औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का लेक्चर 26 है, CDA एंड नेशनलिज्म, और ये चैप्टर क्विज़ 4 और फाइनल टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया गया नेशनलिज्म का। An obsolete force after World War II and the establishment of the European Union has obviously returned with a renewed vigor। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बात की कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ना लोग समझ रहे थे कि जो नेशनलिज्म है ना वो ख़त्म हो गया है, स्पेशली जब यूरोपीय यूनियन बनी। लेकिन आजकल फिर से जो नेशनलिज्म है वो ज़िंदा हो गया और ये ज़्यादा पावरफुल वे में सामने आया है। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम बताए गए हैं: अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, साउथर्न यूरोप, और इसी तरह से सोवियत यूनियन का जिक्र है। तो इनमें ना जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो नज़र आ रही हैं। अब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स है ना वो रिलीजन के साथ भी जुड़ गई हैं, ठीक है, ये बात हो रही है। और ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म को अगर हम देखें तो आज के ज़माने में ना ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और दुनिया जो है वो आपस में कनेक्ट हो रही है। लेकिन इस वक्त पे भी जो लोग हैं ना वो बॉर्डर्स बनाने और अपनी जो अक़वाम है उनकी हिफाजत करने और इस तरह से वॉल्स खड़ी करने में भी बिज़ी हैं। तो दो ट्रेंड्स हैं बेसिकली, एक है पोस्ट नेशनलिज्म और एक है स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म। पोस्ट नेशनलिज्म ये है कि जो लोग हैं ना वो बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, दुनिया बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर रही है और आपस में कनेक्ट हो रही है। और स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म उसके बरक्स ये है कि लोग जो है वो वापस अपने कल्चर और एथनिक आइडेंटिटी के बेस पे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पोस्ट नेशनलिज्म, या इसके हवाले से कुछ MCQs भी आ सकते हैं। अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो मॉडर्न नेशनलिज्म ओरिजिनेटेड इन यूरोप इन द पीरियड ऑफ फॉलोइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशन स्टेट एज प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मॉडर्न नेशनलिज्म है ना यूरोप में स्टार्ट हुआ था स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और ये एक पोलिटिकल आइडिया था जहाँ नेशंस और पोलिटिकल यूनिट एक हों। अब यहाँ पे गेलनर का कॉन्सेप्ट बताया गया है। Gellner defined nationalism as primarily a political principle that holds that political and national units should be congruent। इनका ये कहना था कि नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक पावरफुल कल्चर सब पर डोमिनेट करे, यानी एक कॉमन लैंग्वेज हो और एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी हो और सब लोगों का जो नेशनल आइडेंटिटी है ना वो भी सेम हो। ये गेलनर का कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम एंडरसन का व्यू देखें तो इनका ये कहना था नेशन एज इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ इमेजिन्ड एज बोथ इनहेरेंटली लिमिटेड एंड सोवरियन। तो यहाँ पे एक और MCQs बन सकता है कि नेशन एज अ इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटीज़, ये किसका कॉन्सेप्ट था? तो ये एंडरसन का था। इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो एक कौम है ना उसे हम एक कम्युनिटी के तौर पे इमेजिन कर सकते हैं, वो एक कम्युनिटी है और हर सिटीज़न जो है वो एक दूसरे को नहीं जानता, लेकिन सब के ज़हन में ना एक यूनाइटेड आइडेंटिटी होती है। फिर अच्छा, वुडिक ने फिर इस थ्योरी को ना क्रिटिसाइज़ किया था। वुडिक का क्या कहना था? वुडिक ने कहा था कि आज का जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ है ना उसमें सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लोगों की जो आइडेंटिटीज़ होती हैं स्टैटिक यानी एक जैसी नहीं होती हैं, वो डायनामिक होती हैं और फ्लूइड होती हैं, ठीक है। यानी जो कॉन्सेप्ट था एंडरसन का, उसका ये था कि लोगों के जहन में जो उनकी आइडेंटिटी होती है वो सेम होती है। और वुडिक का कहना था कि नहीं, अब मल्टी कल्चरल दौर आ चुका है, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं और उनमें लोगों की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो स्टैटिक नहीं होती हैं बल्कि वो डायनामिक होती हैं। आइडेंटिटी इज़ नेवर फिक्स्ड। अब अगर बात की जाए आइडेंटिटी की तो आइडेंटिटीज़ जो होती है ना वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती। इसका क्या मतलब है? यानी कि आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी में पर्सनल आइडेंटिटी भी आ सकती है, कल्चरल आइडेंटिटी भी आ सकती है, तो ये सब चेंज होती रहती हैं। यानी जो आइडेंटिटी होती है ना वो सिचुएशन, पॉलिटिक्स और सोशल चेंज के मुताबिक इवॉल्व करती है। अच्छा, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया है ट्रांस नेशनलिज्म। व्हाट इज़ ट्रांस नेशनलिज्म, ये आप लोग हाईलाइट कर लें, ये MCQs में पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रांस नेशनलिज्म का मतलब था कि लोगों के जो सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं ना नेशनल स्टेट की बाउंड्री से बाहर तक जा सकते हैं, ठीक है। ट्रांस नेशनलिज्म रेफर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज दैट ऑपरेट बियॉन्ड द नेशन स्टेट। तो बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट ये था। आगे फिर यहाँ पे कैस्टल्स का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। उनका ये कहना था कि आज के ज़माने में जो मोबिलिटी है ना
मोबिलिटी का ज़माना है, यानी लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और कभी टेम्परेरली जाते हैं और कभी परमानेंटली भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब जो लोग हैं ना वो सिर्फ एक नेशन के नहीं रहे, वो मल्टीपल सोसाइटीज़ का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, यानी पहले वो आधी ज़िंदगी कहीं और रहे, फिर आधी ज़िंदगी वो कहीं और रहे। तो इस तरह से जो वर्चुअल कम्युनिटीज़ होती हैं वो भी इसी तरह से ट्रांसनेशनल हैं, यानी जहाँ लोग ऑनलाइन नेटवर्क के ज़रिए दूर दूर से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको भी हम वर्चुअल कम्युनिटीज़ को भी हम जो है वो ट्रांसनेशनल कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 2 है द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज़। अच्छा, यहाँ पे ट्री एंड फ्लैडो एंड वुडिक का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। उनका ये कहना था कि जो आइडेंटिटी है ना वो एक प्रोसेस होती है, condition of being or becoming, that is constantly renewed, confirmed or transformed at the individual or collective level, regardless of whether it is more or less stable, more or less institutionalized. इनका ये कहना था कि आइडेंटिटी जो है वो एक प्रोसेस होता है और वो कंस्टेंटली चेंज होती रहती है, वो स्टैटिक या फिक्स्ड नहीं होती है। यानी एक इंसान की या सोसाइटी की जो नेशनल आइडेंटिटी है ना वो वक्त के साथ साथ रिन्यू भी होगी, ट्रांसफॉर्म भी होगी और इसी तरह से कंफर्म भी होती रहती है सिचुएशन के मुताबिक। आगे यहाँ पे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। Billig studies of binationalism refer to everyday representation of the nation which built as imaginary of national solidarity and belonging. किस तरह से फ्लैग्स का यूज़ करके एवरीडे कॉन्टेक्स्ट में स्पोर्टिंग इवेंट्स, नेशनल सॉन्ग्स, एंथम्स, सिंबल्स ऑन मनी, पॉपुलर एक्सप्रेशन, पेट्रियोटिक क्लब्स एंड द यूज़ ऑफ एम्प्लॉयड टुगेदरनेस इन द नेशनल प्रेस। अच्छा, ये वाली जो स्टडी थी बेसिकली बिलिंग का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो ब्रांड नेशनलिज्म है ना, मतलब ऐसी नेशनल फीलिंग जो हम रोज़मर्रा के कामों में दिखाते हैं, यानी फ्लैग्स जो होते हैं या नेशनल सॉन्ग्स, एंथम्स क्रिकेट मैचेस में दिखाए जाते हैं और मनी पर आपने देखा होगा नेशनल सिंबल। इसी तरह से ऐसे जुमले होते हैं कि हमारा मुल्क, हम सब एक हैं, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं। तो ये सब जो होता है ना, ये सब लोगों के ज़हन में नेशनल सॉलिडैरिटी और बिलोंगिंग का तस्वर पैदा करते हैं, ठीक है, विदाउट इवन रियलाइजिंग। अब जो नेशनल आइडेंटिटी है ना वो डिस्कोर्स के ज़रिए कंस्ट्रक्ट होती है। वुडिक का ये कॉन्सेप्ट था कि स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑस्ट्रियन नेशनल आइडेंटिटीज़ इन पब्लिक, सेमी पब्लिक एंड क्वाजी प्राइवेट डिस्कर्सिव कॉन्टेक्स्ट। द की assumption are the nations are primarily mental constructs in the sense that they exist as discrete political communities in the imagination of their members. अच्छा, वुडिक ने ना ऑस्ट्रिया की केस स्टडी की थी और उनका ये कहना था कि जो नेशनल आइडेंटिटी है ना वो डिस्कोर्स के ज़रिए बनती है, यानी लोग जो बोलते हैं, जो वो लिखते हैं, जो वो सोचते हैं ना, तो उसी से उनकी पहचान बन जाती है। अब नेशनल आइडेंटिटी में 5 कोर एरियाज़ हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? सबसे पहले है एक टिपिकल जो ऑस्ट्रियन सिटीज़ है ना उसका इमेज, होमो ऑस्ट्रैकियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर्ड पास्ट, यानी एक ही सबकी हिस्ट्री। शेयर्ड कल्चर, यानी एक जैसी वैल्यूज़। द डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन ऑफ शेयर्ड पोलिटिकल प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी सब के एक जैसे गोल्स। नेशनल बॉडी, यानी जो लोग फिजिकल और इमोशनल लेवल पे नेशन का हिस्सा होते हैं। आगे हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ टू बिल्ड या आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब नेशनल आइडेंटिटी जो होती है ना वो डेंजर में होती है तो कुछ डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं, जैसे हिस्ट्री के जरिए जस्टिफिकेशन देना, पास्ट इवेंट का रेफरेंस देना। इसी तरह से यूनिटी फ्रेजेस होती हैं कि जैसे साथ मिलकर हमें, अब जिस तरह भी जंगी सूरत हाल चल रही थी तो हम कहते थे कि जितनी भी सियासी पार्टी हैं उनको अपने इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना चाहिए, साथ खड़े होना चाहिए, इस तरह के अल्फाज, ठीक है। नेशनल नैरेटिव्स क्या होते हैं कि स्टोरीज़ के ज़रिए लोगों में यूनिटी पैदा की जाती है, उन्हें मिसालें दी जाती हैं कहानियों के ज़रिए। इमेजिन्ड बट पावरफुल, अब जो आइडेंटिटी होती है ना वो एक इमेजिन कम्युनिटी, उसको यानी कह सकते हैं, उसको एक इमेजिन कम्युनिटी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये जो आइडेंटिटी होती है ना ये फ्लेक्सिबल भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं डिफरेंट टाइम में तो वो उसका अपना वेरिएंट डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है डिस्कोर्स ऑफ सेमनेस और एक है डिस्कोर्स ऑफ डिफरेंस। डिस्कोर्स ऑफ सेमनेस का क्या मतलब है कि डिस्कोर्स ऑफ सेमनेस का ये मतलब है कि हम सब जो होते हैं ना वो एक जैसे हैं, तो ये यूनिटी को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है।
और डिस्कोर्स ऑफ डिफरेंस में हम ये कहते हैं कि हम दूसरी नेशन से डिफरेंस हैं, हम उनकी तरह नहीं हैं, तो इसमें यूनिकनेस बताई जा रही होती है। अब अगर हम मॉडर्न डायमेंशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी की बात करें तो आजकल जो नेशनल आइडेंटिटी है ना उसमें कुछ चीज़ें शामिल हुई हैं, जैसे स्टेट, लैंग्वेज, फ्लुएंसी, सिटीजनशिप, इसी तरह से नेचुरलाइजेशन, रिलीजियस सिंबल्स, ऑनलाइन नेशनलिज्म। अब आपने देखा होगा कि फेसबुक, ट्विटर जैसे फेसबुक जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना उनमें जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, तो ऑनलाइन स्पेसेस ने ना नेशनल आइडेंटिटी को पब्लिक और प्राइवेट मिक्स बना दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम इनको रिवाइज करते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़ी है वो ये थी कि जो आइडेंटिटी है ना वो एक प्रोसेस है और जो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। सेकंड, हमने नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छुपा होता है नेशनलिज्म, और इस तरह से एंथम, फ्लैग्स और स्पोर्ट्स जैसे इवेंट्स के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता है। डिस्कोर्स जो होते हैं ना, यानी बोल चाल या मीडिया, तो वो नेशनल आइडेंटिटी का बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। इसी तरह से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो नेशनल आइडेंटिटी बनाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेशनलिज्म एंड बॉर्डर पॉलिटिक्स। Border politics are a part of national identity. Politics are now increasingly defined by the national language, the mother tongue. अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ये बात हो रही है कि आजकल ना जो नेशनल आइडेंटिटी है ना वो सिर्फ सियासी बॉर्डर यानी जोग्राफिकल बाउंड्रीज पर बेस्ड नहीं है। अब बॉर्डर्स जो है ना अब यानी लैंग्वेज, मदर टंग, एथनिसिटी और कल्चर से डिफ़ाइन की जा रही है। यानी हर मुल्क चाह रहा है कि उसकी एक अपनी लैंग्वेज हो और अपना कल्चर हो और उसकी अपनी एक जो एथनिसिटी है ना उसको प्रिजर्व किया जाए। तो लैंग्वेज जो है ना वो यानी एक आइडेंटिटी, लैंग्वेज आइडेंटिटी के ही बराबर है, यानी आपकी लैंग्वेज ही आपकी पहचान है। जिस तरह आपने उर्दू हिंदी तनाज़ा अगर आपने पढ़ा है तो उसमें भी देखा होगा कि हिंदू चाहते थे कि उनकी जो लैंग्वेज है हिंदुस्तान में वो कौमी ज़ुबान हो, हिंदी लैंग्वेज, और जो मुसलमान थे वो चाहते थे कि उर्दू हो। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी इसमें अहम रोल प्ले किया था। तो जो लैंग्वेज होती है ना वो आइडेंटिटी होती है। अब जो मदर टंग है ना यानी जो अपनी ज़बान है ना उसको नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल समझा जा रहा है और लैंग्वेज पॉलिसीज़ बन रही हैं जिनका मकसद है कि एक होमोजीनियस नेशन क्रिएट करना, और जब लोग जो हो ना सब लोग एक ही ज़ुबान में बोलें, एक जैसी सोच रखें। जिस तरह से हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है और इस तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अब जब दुनिया भर से लोग इकट्ठे होते हैं तो सबको पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए एक पोस्टर है आपके सामने जो कि हंगेरी के जॉबिक जो पार्टी थी ना उन्होंने बनाया था 2010 में, और ये एक इलेक्शन पोस्टर था। अब पोस्टर पे उन्होंने लिखा क्या हुआ है, उन्होंने पोस्टर पे लिखा था कि पुट एन एंड टू प्रैक्टिसिज्म, वोट जॉबिक। ठीक है, वो एक पार्टी का नाम था। अब उन्होंने पोस्टर में ना एक मॉस्किटो भी बनाया हुआ है और एक स्टॉप साइन है, उसके अंदर एक मॉस्किटो है। तो हंगेरियन फ्लैग के जो कलर्स थे ना वो उन्होंने इस मॉस्किटो में फिल किए थे, वाइट और ग्रीन, उसके साथ उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। अब इसमें हिडन मीनिंग क्या थे, जो मॉस्किटो था ना उसका मतलब था अनवांटेड पीपल। ठीक है, ये उन्होंने इमेज के ज़रिए शो किया था। मॉस्किटो का मतलब था अनवांटेड पीपल, और इसी तरह से रोमा और जैविश कम्युनिटीज़ उनसे मुराद थी। और इसी तरह से उन्होंने जो वर्ड लिखा था ना पैरासिटिज़म, तो इसका ये मतलब था कि ऐसे लोग जो फ़ायदा उठाते हैं लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा था कि इन लोगों से हंगेरी को बचाओ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी बॉडी पॉलिटिक्स और रेसिस्ट मेटाफर की। अब नेशनलिज्म जो है ना अगर उसे नैरो वर्जन में हम देखें तो जो राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज़ कहती हैं कि नेशन जो है ना वो एक प्योर और फिक्स्ड कम्युनिटी होती है। सिर्फ वही लोग नेशन कैसा होते हैं जिनका जो हेरिटेज है, उनकी जो एंसेस्ट्री है, मतलब उनकी जो ब्लड लाइन है ना, ब्लड लाइन बेस्ड आइडेंटिटी पे वो उसको मानते हैं। अब इस सोच में ना हम वर्सेस वो का डिफरेंस होता है, यानी जो आउटसाइडर्स होते हैं या जो माइनॉरिटीज़ होती हैं ना उनको रियल सिटीज़न माना ही नहीं जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर जो नेशनलिज्म है वो रेसिस्ट होता है, यानी वो रेस पे बेस करते हैं? तो ऐसा नहीं है, जो हर नेशनलिज्म है वो रेसिस्ट नहीं होता और हर रेसिज्म नेशनलिस्ट भी नहीं होता। नेशनलिज्म का मतलब है कि यूजुअली नेशनलिज्म जो है ना वो एरिया बेस्ड होता है, और जो इस तरह से रेसिज्म है वो बायोलॉजिकल या रेशियल जो सुपीरियरिटी होती है उस पर बेस करता है। अब यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिवाइज कर लेते हैं।
आजकल जो है ना वो नेशनल बॉर्डर सिर्फ जगह तक महदूद नहीं है बल्कि लैंग्वेज और कल्चर तक चले गए हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये था। फिर हमारे पास ये पॉइंट है कि जो मदर टंग है उसको नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल बनाया जा रहा है। इसी तरह से हंगेरी की एक पोस्टर की एग्जांपल थी कि उसमें माइनॉरिटीज़ को मस्कीटो जैसे मेटाफर से दिखाया गया और यानी इनडायरेक्टली उनको नफरत ही उससे स्प्रेड की जा रही थी। इसी तरह से राइट विंग नेशनलिज्म ब्लड लाइन और हेरिटेज बेस्ड होते हैं जिसमें आउटसाइडर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और फिर हमने पढ़ा कि जो हर नेशनलिज्म होता है वो रेसिस्ट नहीं होता, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इस टॉपिक में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रीराइटिंग नेशनल पोस्ट, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो हर नेशनल आइडेंटिटी है ना वो कल्चर बेस्ड नैरेटिव होती है। किस तरह से, यानी कुछ लोग जो हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं। अब जिस तरह अगर बात की जाए ओरिजिन की, अच्छा, नेशनल एंड नेशंस एंड नेशनल आइडेंटिटीज़ आर सिस्टम्स ऑफ कल्चरल रिप्रेजेंटेशन आर बेस्ड ऑन ग्रैंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स विच यूजुअली एम्फसाइज ओरिजिन्स, कंटिन्यूटी, ट्रेडिशन एंड टाइमलेस। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये बात की, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो हम कहाँ से आए हैं, ट्रेडिशन की बात करें तो हमारी रिवायात क्या हैं, हम कौन से रस्म व रिवाज को फॉलो करते हैं, कंटिन्यूटी यानी हमारी जो कहानी है वो कभी नहीं रुकी, टाइमलेसनेस का मतलब है कि हमारी पहचान हमेशा से है, ठीक है। तो ये कहानियाँ नेशनल प्राइड और यूनिटी बिल्ड करने के लिए होती हैं। अब यहाँ पे 4 की एलिमेंट्स हैं नेशनल मिथ्स के हवाले से। अगर हम मिथ ऑफ ओरिजिन की बात करें तो वो ये है कि जैसे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना वो किसी हीरो से ताल्लुक़ रखते थे और इसी तरह से फाउंडिंग इवेंट्स को हीरोइक बनाकर बताया जाता है। बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कुछ फैमिलीज़ कह रही होती हैं किसी हीरो का नाम लेके या हिस्ट्री में किसी मशहूर बंदे से ख़ुद को रिलेट कर रही होती हैं। इसी तरह से नेशनल पर्पस यानी कि हर नेशन का एक मकसद होता है, जैसे कि हम एक ख़ास मिशन के लिए पैदा हुए हैं, या ये आइडिया अक्सर रिलीजियस या डिवाइन अप्रूवल के साथ होता है, ठीक है। यानी जो मजहबी ग्रुप्स होते हैं ना उनका फिर ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी खास मकसद के लिए पैदा हुए हैं और हमारे बड़े जो हैं वो शुरू से ये करते आ रहे हैं, इस तरह से उनके कुछ मकासद होते हैं, बल्कि ये एक मिथ ही होती है। इस तरह से फैंटेसी ऑफ प्योरिटी, तो ये भी एक तासर होता है कि हमारी कौम जो है वो यानी बिल्कुल प्योर है, ओरिजिनल है और एक जैसी थी, यानी कि एक क्लीन एंसेस्ट्री और एक जगह, जैसे मतलब किसी जगह को स्केर्ड माना जाता है, सैक्रेड माना जाता है, उससे हम ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह से गोल्डन एजेस और एंड हीरोज़, पास्ट के जो गोल्डन डेज़ थे यानी अजीम दौर का जिक्र और हीरोज़ को सेलिब्रेट करना, जैसे वार हीरोज़, एम्पायर बिल्डर्स वगैरह हो गए। तो हिस्ट्री जो है ना वो नेशनल मिथ बनाने का एक टूल उसको समझा जाता है, ठीक है। टॉपर्स ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या है? टॉपर्स ऑफ हिस्ट्री का ये मतलब है कि हिस्ट्री का यूज़ करना किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। यानी राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज़ जो हैं वो अक्सर हिस्ट्री को रीराइट करती हैं, जैसे कि अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर देना। अब अच्छा, कोई भी बात है ना हिस्ट्री की, वो जिस दौर में लिखी गई है और जो उस टाइम असर रसूख वाली पार्टी थी तो वो उनके मुताबिक होती है, ठीक है। अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई करते हैं वो, और पास्ट की जो विक्ट्रीज़ हैं ना उनको हाईलाइट करते हैं, स्पेशली जिनमें इन्होंने अहम रोल प्ले किया हो। इस तरह से प्योर नेशन का तासर बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक केस स्टडी का जिक्र है ऑस्ट्रियन FPO एंड जॉर्ग हैडर की। तो इसमें क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे नाजी वेफन और SSC सोल्जर का जिक्र है कि उन्होंने किस तरह से उन्हें ना डिसेंट विक्टिम कहकर उनका जिक्र किया गया है, और ये एक एक्ट था कि कंट्रोवर्शियल रीराइटिंग हिस्ट्री की गई थी। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि एक जो प्योर और होमोजीनियस ऑस्ट्रिया का इमेज है ना वो बनाया जाए, ठीक है, ताकि लोगों को यूनाइट किया जाए और उनके अंदर एक हिस्टोरिकल मिथ भी बेसिकली उसके ज़रिए उनको यूनाइट किया जाए। अब जो है ना हिस्ट्री का जो यूज़ होता है ये पास्ट से फ्यूचर बनाने तक का एक, इसको आप टूल कह सकते हैं, एक स्ट्रेटजी कह सकते हैं। यानी हिस्ट्री का यूज़ करते हैं लोग आज के एजेंडे को जस्टिफाई करने के लिए, और मिथ और इमोशन का यूज़ करके लोगों की वो सपोर्ट हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो बड़े थे उन्होंने ये किया था तो अब लोग यकीन कर लेते हैं भाई उन्होंने ये किया था तो हमें इन पे भी बिलीव करना चाहिए, ये भी ऐसा कर सकते हैं, या ये तो एक ख़ास मिशन पर हैं और इनके तो मकासद बहुत क्लियर हैं तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह से वो लोगों की जो सपोर्ट होती है वो हासिल कर रहे होते हैं।
अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे कि जो हर कौम होती है ना, वो अपनी पहचान बनाने के लिए कहानियाँ बनाती है, अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड, ओरिजिन से रिलेटेड, और हीरोज़ से रिलेट करके। इसी तरह से नेशनल मिथ्स का ना मेन फोकस होता है एक प्योर और हीरोइक पास्ट दिखाने में, ठीक है। और राइट विंग्स जो पार्टीज़ होती हैं वो हिस्ट्री को रीराइट करती हैं ताकि अपना एजेंडा प्रमोट कर सकें। और इसी तरह से यहाँ पे जॉर्ज हैदर का एग्जांपल दिया गया था कि किस तरह कंट्रोवर्शियल पास्ट जो था ना, उन्होंने उसको ऑनरेबल बना कर दिखाया था। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।